डे डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब दिन भर बात करते हैं, है ना? घर पर, ऑफिस में, दोस्तों से, और ये इतना इतना स्वाभाविक लगता है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। पर कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियां या सबसे बड़े झगड़े और ऑफिस के तो सबसे बड़े मेसअप्स वो अक्सर इसी कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी डॉक्यूमेंट पर आधारित है जो इसी गुत्थी को सुलझाता है। तो आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या है, बल्कि ये समझना है कि अच्छी नीयत से कही गई बात भी गलत क्यों समझ ली जाती है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये कम्युनिकेशन का पूरा चक्कर काम कैसे करता है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो मैंने कहा वो सामने वाले ने हूबहू वैसा ही समझ लिया। हाँ, एज इज। बिल्कुल। जबकि असलियत ये है कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, एक लूप है, और इस प्रक्रिया में हर कदम पर गड़बड़ होने की गुंजाइश है। हर कदम पर? हाँ, हर कदम पर। सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि जो बात भेजने वाले यानी सेंडर के दिमाग में है, जो मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल वही बात पाने वाले यानी रिसीवर के दिमाग तक पहुंचे। और ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। हाँ, और सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत अच्छी इमेज है जो इस पूरे रास्ते को दिखाती है। एक तरफ है सेंडर जिसके मन में एक विचार है, व्हाट आई मीन। दूसरी तरफ है रिसीवर जो उस विचार को समझ रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड। और इन दोनों के बीच का जो सफर है वही कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। और ये सफर सीधा नहीं है, इसमें कई पड़ाव हैं। सेंडर पहले अपने विचार को कोड करता है। कोड करता है मतलब उसे शब्दों में, इशारों में या लिखने के तरीके में ढालता है। अच्छा। फिर वो एक चैनल चुनता है, क्या वो बोलकर बताएगा, ईमेल लिखेगा या वीडियो कॉल करेगा। इसके बाद रिसीवर का काम शुरू होता है, जो संदेश को डीकोड करता है, यानी उसका मतलब निकालता है। लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है ना? डॉक्यूमेंट के हिसाब से सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है फीडबैक। जब रिसीवर कोई जवाब देता है, चाहे वो सिर हिलाकर हो या बोलकर, तभी सेंडर को पता चलता है कि उसकी बात पहुंची भी है या नहीं। सही पकड़ा। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन एक तरफा भाषण है, बातचीत नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी पूरे सफर में एक और चीज है जो लगातार दखल देती है, और वो है नॉइस या बैरियर्स, यानी बाधाएं। नॉइज। हाँ, और ये शोर सिर्फ बाहर से आने वाली तेज आवाज नहीं है। ये दिलचस्प है। तो क्या नॉइज हमारे अंदर भी हो सकता है? जैसे मैं अगर किसी बात को लेकर पहले से कोई धारणा बना के बैठी हूँ, तो क्या वो भी एक तरह का शोर है जो मुझे असल बात सुनने से रोक रहा है? एग्जैक्टली। यही तो सबसे बड़ा नॉइस है। इसे हम साइकोलॉजिकल नॉइस कहते हैं। आपका मूड, आपके पुराने अनुभव, आपका अविश्वास, ये सब फिल्टर की तरह काम करते हैं। अच्छा। इसके अलावा फिजिकल नॉइज है, जैसे खराब नेटवर्क, और सिमेंटिक नॉइज भी है, यानी शब्दों के अलग अलग मतलब। तो फिर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। हाँ, कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा मैसेज इतने सारे शोर के बावजूद सही सलामत और सही मतलब के साथ पहुंच जाए। और मुझे लगता है इसका जवाब हमें सोर्स के अगले हिस्से में मिलता है। 7 C's। हाँ, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये सिर्फ किताबी नियम नहीं लगते, बल्कि एक तरह की चेकलिस्ट है ताकि हमारी बात रास्ते में कहीं खो ना जाए। ये एक बेहतरीन टूल किट है। डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण है। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द से जल्द पूरी कर दो। एज सून एज पॉसिबल। क्लासिक। हाँ, सबऑर्डिनेट काम में लग जाता है। 3 दिन बाद मैनेजर गुस्से में है कि काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। सबऑर्डिनेट हैरान है, उसे लगा कि उसके पास हफ्ता भर है। यहाँ पर बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई, और ये हम सबके साथ होता है। यहाँ मैनेजर के जल्द से जल्द का मतलब था शायद आज शाम तक, और सबऑर्डिनेट्स के लिए इसका मतलब था जब बाकी कामों से फुर्सत मिले। तो अगर हम 7 C's की चेकलिस्ट देखें तो यहाँ कौन से C's मिसिंग थे? सबसे पहला तो साफ है, क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। बिल्कुल। मैनेजर को जल्द की जगह एक तारीख और समय देना चाहिए था, जैसे मुझे ये रिपोर्ट शुक्रवार शाम 5 बजे तक चाहिए। दूसरा सी जो गायब था वो है कंप्लीटनेस, यानी संपूर्णता। क्या मैनेजर ने बताया कि रिपोर्ट में क्या क्या शामिल करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा? शायद नहीं। बिल्कुल। और मैं इसमें 2 और सीज जोड़ना चाहूंगा जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। बताइए। एक है कंसाइजनेस, यानी संक्षिप्तता। कई बार हम ज्यादा बोलने या लिखने के चक्कर में मुख्य संदेश को ही उलझा देते हैं। हाँ, होता है। अपनी बात कम से कम शब्दों में कहना एक कला है। इससे समय भी बचता है और बात सीधे निशाने पर लगती है।
और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कंसिडरेशन, यानी विचारशीलता। कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी जगह खुद को रखकर सोचें, क्या उसे इस विषय की जानकारी है? क्या वो इस बात को समझने की मानसिक स्थिति में है? पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कभी इन सीज में टकराव हो सकता है? अच्छा सवाल है। मान लीजिए मुझे कंसाइज भी रहना है, यानी बात छोटी रखनी है, लेकिन कंप्लीट भी रहना है, मतलब सारी जानकारी देनी है। या फिर मैं किसी की भावनाओं का कंसिडरेशन करते हुए इतनी विनम्रता से बात करूं कि क्लैरिटी ही खत्म हो जाए और वो मेरी बात को गंभीरता से ही ना ले। ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही कम्युनिकेशन को मुश्किल और दिलचस्प बनाता है। इसका जवाब संतुलन में है। बैलेंस। हाँ, ये 7 C's कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आपको स्थिति के हिसाब से तय करना होता है कि किस सी को ज्यादा महत्व देना है। जैसे एक इमरजेंसी में क्लैरिटी और कंसाइजनेस सबसे जरूरी हैं। वहीं किसी को कोई बुरी खबर देते हुए कंसिडरेशन और करेक्टनेस सबसे आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये जानने में ही एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान होती है। मतलब ये एक डांस की तरह है, जहां आपको अपने पार्टनर और माहौल के हिसाब से अपने कदम बदलने पड़ते हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इस डॉक्यूमेंट में सबसे आकर्षक लगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना शब्दों की भाषा। हाँ, सोर्स में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य हैं, जैसे ऑक्यूलेसिक्स, जो आई कांटेक्ट की स्टडी है। ऑक्यूलेसिक्स। इसके मुताबिक जब हम किसी से मिलते हैं तो पहला इंप्रेशन, जो सिर्फ 90 सेकंड से 4 मिनट में बनता है, उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। 50% से ज्यादा? हाँ, और हमारे शब्दों का वजन सिर्फ 7% है। 7%? बस, ये सोचने वाली बात है। हम अपनी पूरी ऊर्जा सही शब्द चुनने में लगा देते हैं, जबकि असल में हमारा शरीर, हमारे हाव भाव, हमारी आंखें, वो हमसे कहीं ज्यादा तेजी से और ईमानदारी से बात कर रही होती हैं। सच में। और ये हर कल्चर में अलग है। जैसे किनेसिक्स यानी जेस्चर्स की स्टडी, सोर्स बताता है कि अर्जेंटीना में हवा में मुट्ठी उठाना जीत का जश्न है, लेकिन वही जेस्चर लेबनान में बहुत अशिष्ट माना जाता है। तो इससे पता चलता है कि नॉन वर्बल भाषा यूनिवर्सल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एक और है प्रॉक्सिमिक्स, यानी स्पेस का विज्ञान। प्रॉक्सिमिक्स? आप किसी से कितनी दूरी पर खड़े होकर बात करते हैं, ये आपके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। हाँ, ये तो कमाल का है। दोस्तों से बातचीत के लिए 18 इंच से 4 फीट की दूरी को पर्सनल स्पेस माना जाता है, जबकि किसी भीड़ को संबोधित करते समय 10-12 फीट की दूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये जानने के बाद मैं हर मीटिंग में सोचने लगूंगी कि मैं सही दूरी पर खड़ी हूं या नहीं। ये तो एक पूरी छिपी हुई भाषा है ना? और यही वो भाषा है जिस पर लोग तब भरोसा करते हैं जब आपकी कही हुई बात और आपके हाव भाव में अंतर होता है, मतलब मिसमैच हो। हाँ, सोचिए कोई कांपती हुई आवाज में और नीचे देखते हुए कहे, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। आप किस पर यकीन करेंगे? उसके शब्दों पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज पर? जाहिर है बॉडी लैंग्वेज पर। बिल्कुल। ये भी एक तरह का नॉइज है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, जब वर्बल और नॉन वर्बल संदेश एक दूसरे से मेल नहीं खाते। और ये नॉन वर्बल सिग्नल्स, ये अनस्पोकन रूल्स कहीं और इतने जरूरी नहीं होते जितने कि एक प्रोफेशनल सेटिंग में, यानी हमारे वर्क प्लेस पर। हाँ। चलिए अब ऑफिस की दुनिया की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ऑफिस में कम्युनिकेशन के दांव बहुत ऊंचे होते हैं। एक छोटी सी गलतीफहमी पूरे प्रोजेक्ट को डुबो सकती है। सोर्स के मुताबिक ऑफिस में 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल तो हम सब जानते हैं, ऑफिशियल ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन यानी अंगूरी लता। हाँ, जैसे अंगूर की बेल कहीं भी किसी भी दिशा में फैल जाती है, वैसे ही ऑफिस की गपशप या कानाफूसी फैलती है। और ज्यादातर मैनेजर ग्रेप वाइन को एक समस्या मानते हैं, अफवाह फैलाने का जरिया। सही है। लेकिन इसके फायदे भी हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन अक्सर धीमा और फिल्टर किया हुआ होता है, जबकि ग्रेप वाइन बहुत तेजी से जानकारी फैलाता है और कर्मचारियों के असली मूड और चिंताओं का बैरोमीटर होता है। अच्छा। एक स्मार्ट मैनेजर इसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसे सुनता है। तो दोनों का संतुलन जरूरी है। फॉर्मल स्ट्रक्चर देता है और इनफॉर्मल स्पीड। और इसी से जुड़ा है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का आइडिया। सोर्स में कुछ डायग्राम्स हैं जो बताते हैं कि एक टीम के अंदर जानकारी कैसे बहती है। एक है व्हील नेटवर्क। इसमें एक बॉस ए सेंटर में होता है और सारे निर्देश उसी से बाकी कर्मचारियों बी सी डी को मिलते हैं।
BCD आपस में बात नहीं करते, सिर्फ बॉस से करते हैं। ये एक क्लासिक टॉप डाउन सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। हाँ, मिलिट्री या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ये बहुत कारगर होता है। यहाँ आदेशों का पालन बिना किसी सवाल के होना चाहिए। इसमें क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन कम होता है। और दूसरा इसका ठीक उल्टा है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क इसमें कोई एक सेंटर नहीं होता, टीम के सभी सदस्य एक दूसरे से सीधे बात कर सकते हैं। ये बहुत ही कोलैबोरेटिव लगता है। और ये है भी। ये नेटवर्क इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए सबसे अच्छा है। आज की टेक कंपनियां और क्रिएटिव एजेंसीज इसी मॉडल पर काम करती हैं। और यहाँ एक क्लासिक डिलेमा है जो कई स्टार्टअप्स फेस करते हैं। क्या? वो एक स्टार नेटवर्क की तरह शुरू होते हैं, जहां सब एक दूसरे से बात करते हैं और इसी वजह से वे इनोवेटिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एफिशिएंसी के लिए उन्हें व्हील नेटवर्क के कुछ तत्व अपनाने पड़ते हैं, जिससे कई बार वही क्रिएटिव कल्चर खत्म हो जाता है जिसने उन्हें सफल बनाया था। तो एक अच्छे लीडर का काम ये तय करना है कि किस काम के लिए कौन सा नेटवर्क सही है। शायद रोजमर्रा के कामों के लिए व्हील और किसी नई चुनौती के लिए स्टार। बिल्कुल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल हो सकता है। यही स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है। तो अब तक हमने कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस समझा, उसे इफेक्टिव बनाने के 7 C's देखे, नॉन वर्बल भाषा की ताकत को जाना और ऑफिस के फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क्स को भी समझा। इन सब के बावजूद असल दुनिया में कम्युनिकेशन इतनी बार फेल क्यों होता है? कहाँ चूक हो जाती है? चूक उन बाधाओं को पहचानने में होती है जो मैसेज के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि रास्ता बिल्कुल साफ है, जबकि ऐसा होता नहीं। सोर्स में इन बाधाओं के कई प्रकार बताए गए हैं। एक है सिमेंटिक बैरियर्स, जिसका सीधा मतलब है शब्दों का मायाजाल। जार्गन। हाँ, जब डॉक्टर बहुत मुश्किल मेडिकल जार्गन का इस्तेमाल करते हैं या कोई इंजीनियर इतने टेक्निकल शब्द बोलता है जो किसी और को समझ ना आए, तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये ज्ञान का प्रदर्शन तो हो सकता है, पर कम्युनिकेशन नहीं। बिल्कुल। फिर आती हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो शायद सबसे खतरनाक है। इसमें सबसे ऊपर है पुअर लिसनिंग, यानी ध्यान से न सुनना। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सही कहा। हम बस अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी से जुड़ा है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, यानी बात पूरी होने से पहले ही मन में फैसला कर लेना कि सामने वाला क्या कहने वाला है। और एक और बड़ी बाधा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अगर किसी कंपनी में हायरार्की बहुत लंबी है, यानी एक जूनियर एम्प्लॉई और सीईओ के बीच 10 लेवल हैं, बाप रे, तो नीचे से कोई आइडिया ऊपर तक पहुंचते पहुंचते या तो दम तोड़ लेता है या उसका मतलब ही बदल जाता है। और ऊपर से नीचे आते हुए वही ऊपर से आया हुआ कोई निर्देश नीचे तक पहुंचते पहुंचते चाइनीज विस्पर जैसा हो जाता है। और मुझे लगता है ये सारी बाधाएं एक दूसरे को और मजबूत करती हैं। कैसे? जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में पारदर्शिता की कमी है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो कर्मचारियों में मैनेजमेंट के प्रति अविश्वास पैदा होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। अच्छा। और इस अविश्वास की वजह से मैनेजमेंट की हर ईमेल को शक की निगाह से पढ़ा जाएगा, भले ही वो कितने ही सरल शब्दों सिमेंटिक में क्यों ना लिखी हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक दुष्चक्र है। और इसे तोड़ने का तरीका उन्हीं सिद्धांतों में छिपा है जिनकी हमने बात की। 7 C's को लागू करना, सही चैनल चुनना, अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति सचेत रहना और सबसे जरूरी एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करना, यानी समझने के लिए सुनना। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मेरे लिए सबसे बड़े टेकअवेज ये हैं। पहला, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें सुनना और फीडबैक देना शायद बोलने से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, 7 C's सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक रोजमर्रा का प्रैक्टिकल टूल किट है अपनी बात को असरदार बनाने के लिए। सही है। तीसरा, हमारा शरीर हमारे शब्दों से ज्यादा बोलता है, इसलिए नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में, ऑफिस में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के कम्युनिकेशन की अपनी जगह है और एक अच्छा लीडर दोनों के बीच संतुलन साधना जानता है। बिल्कुल सही सारांश है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारे सोच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रोल का भी जिक्र है। ईमेल, मैसेजिंग एप्स, वीडियो कॉल्स, टेक्नोलॉजी ने हमें पहले से कहीं ज्यादा कनेक्ट कर दिया है। कम्युनिकेशन तेज हो गया है, आसान हो गया है। लेकिन इसके साथ इंफॉर्मेशन ओवरलोड और हमेशा ऑलवेज ऑन रहने का दबाव भी आया है। तो क्या टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है? यही सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां हम पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं, क्या हमारी प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, असल में बढ़ी है या घटी है?
क्या हमारे पास बात करने के माध्यम तो बढ़ गए हैं, पर असल बातचीत कम हो गई है? और हम इस डिजिटल दुनिया के शोर, इस लगातार बजते नोटिफिकेशंस के नॉइस को मैनेज करने के लिए 7 C's जैसे सदियों पुराने सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं?